मैं मंजेश पांडे एम्स हॉस्पिटल दिल्ली से आपके सामने लाइव हूँ रूट केयर फाउंडेशन के फेसबुक पेज से। और हमारे साथ हैं एम्स मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र बैठा जी। सर एम्स में पिछले लगभग 7-8 सालों से हैं, वर्किंग हैं और यहीं से सर ने एसआरशिप भी किया है। और सर हमारे बहुत ही दिनों से सर को मैं जानता हूं और सर हमेशा समाज के लिए कुछ पॉजिटिव देने के लिए जाने जाते हैं। और यही कारण है कि सर को जब हमने रिक्वेस्ट किया तो सर आने को तैयार हुए। तो सर सीधा सर से आप बात करते हैं और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक ये लाइव चले आप लोग बने रहिए। और जो भी सवाल आपके हैं वो, क्योंकि मेरे पास एक दूसरा मोबाइल है, उस मोबाइल से मैं सारे सवालों को देख रहा हूं, तो वो सवाल भी बीच बीच में डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और समाज में बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को दूर करने के लिए देश के सबसे बड़े संस्थान से हम आए हैं, ताकि जो यहाँ से बातें जाएं वो आप तक सही पहुँचे। तो जुड़िए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और शेयर करने से क्या होगा कि जो मेहनत हम लोगों ने इतने बड़े संस्थान में आके आप लोगों के लिए की है, जो ये शब्द, जो ये बातें आप तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी एक शेयर करके इसकी एक वॉच पार्टी करके आप और भी लोगों को ये फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो सीधा हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और डॉक्टर साहब से पहले अपना थोड़ा सा परिचय जानते हैं कि डॉक्टर साहब अपना थोड़ा पीछे से कैसे क्या है ये थोड़ा सा अपना परिचय दें। डॉक्टर उपेंद्र कुमार। मैं डॉक्टर उपेंद्र बैठा अभी एम्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैं एम्स में लगभग लास्ट 10 सालों से मैं जुड़ा हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में मैं हूँ। आज मुझे काफ़ी खुशी हो रही है इस संस्था से जुड़कर और कुछ सहयोग करने का मौका मिला है। मैं आज उन सभी लोगों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस संस्थान से जुड़े हैं। और आप लोगों के पास अगर कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है तो आज आप पूछ सकते हैं। उसके लिए ही हम लोग आज हैं इस मंच पे। चलिए, तो आज का जो लाइव है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले आप ये देखिए कि हम लोग पूरा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए हुए हैं। सर मेरे से 2 फीट की दूरी पे है, मैं सर से 2 फीट की दूरी पे हूँ। जो हमारी मैडम है कैमरामैन, वो भी हमसे 2-3 फीट की दूरी से है। और मैडम ने तो N95 मास्क भी लगाया हुआ है। तो ये तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, फिजिकल डिस्टेंसिंग, जो डॉक्टर साहब आगे बताएंगे। तो अब चलिए, सबसे पहला सवाल जो हर आदमी के अभी दिमाग में चल रहा है कि कोरोना है क्या, मतलब कोरोना ये चीज़ क्या है, ये क्या बला है जो हम लोगों को इतना परेशान कर रही है। तो सबसे पहले मैं तो डॉक्टर साहब से यही पूछूंगा कि डॉक्टर साहब कोरोना है क्या। देखिए, कोरोना एक तरह का वायरस है जो सिंपल, पहले भी कोरोना के पहले भी इस तरह की जो प्रॉब्लम होती थी जिसको हम सर्दी खांसी जुकाम कहते थे, उसमें इन्फेक्शन जनरली होता है, उसी तरह का ये कोरोना वायरस है जो अभी कोविड-19 डिजीज को जो है ये कारण है। और ये जो कोविड-19 है, इसमें इसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि समथिंग अलग है, बट मेन प्रॉब्लम इसमें है कि ये जो सिंपल कोरोना वायरस पहले थी उससे दूसरे रूप में आई है और इसका नाम दिया गया है सार्स कोरोना वायरस 2, जिसकी वजह से ये कोविड-19 हो रही है। और ये जो बीमारी है थोड़ा सा हटके है, बट जो सारी जो सिम्टम्स हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम हो रही है, वो बेसिकली सभी पुराने कोरोना वायरस की वजह से होती थी वही हैं। बट इसके जो है थोड़ा सा अलग अलग कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे इस मंच पे, और 1 बाय 1 हम लोग जानेंगे कि इसमें क्या होता है। तो सर ने बताया कि कोरोना वायरस है क्या, सर ने बताया। अब मैं सर से आप लोगों के सवाल, अभी तो फिलहाल मैं आप लोगों के तरफ के जो 10-20 सवाल जो मेरे दिमाग में है वो मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने सवाल इसके जहाँ पे कमेंट बॉक्स में है उस पर ज़रूर डालें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये हमारी बात पहुँचे। और ये रूट केयर फाउंडेशन बिहार और छपरा, सिवान, गोपालगंज के लिए बहुत बड़ी बात है कि इस मंच पे आप लोगों को वैसे डॉक्टर से बात करने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है
जिनके लिए हम लोग महीनों लाइन लगाते हैं। तो दूसरा सवाल मैं डॉक्टर साहब से आपकी तरफ से पूछना चाहूँगा कि ये बीमारी हो कैसे जाता है, मतलब ये बीमारी फैलता कैसे है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलता कैसे है? कि फैलने के जो मेन कारण है इसमें ये है कि जो कहा जाता है एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलना। एक आदमी से दूसरे आदमी से कैसे फैलता है, इसका कुछ कारण है। जैसे कि एक तो एक आदमी दूसरे आदमी के कांटेक्ट में, वैसे आदमी के कांटेक्ट में जो कोविड से ग्रसित है, जिनको कोविड है बीमारी, और उसके कांटेक्ट में आ गया। कांटेक्ट में आने के बाद में उसके कांटेक्ट में आने से क्या होता है, लाइक मीन्स कि अगर पेशेंट अगर खांसी कर रहा है उससे कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती है, या छींक रहा है उससे कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती है, या क्लोज कांटेक्ट में आ गया उसकी, या कोई सिक्रीशंस है उसके कांटेक्ट में आ गया दूसरा आदमी, तो उससे होने के चांस होता है। कुछ कहा गया है कि अभी एरोसॉल, जैसे कि इन्वायरमेंट में हमने कुछ स्नीज किया या खांसी किया तो कुछ ड्रॉपलेट्स इन्वायरमेंट में चला गया और वो कुछ समय तक लाइक 3 घंटे तक वो रह सकता है हवा में, तो इससे भी कहा गया है। बट इसके बारे में कोई खास नहीं है कि इससे होगा ही होगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है, चांसेज हैं कि इससे भी होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि एटलीस्ट 2 मीटर के डिस्टेंस हमको मेंटेन करना है, सो दैट कि अगर हवा में भी कुछ कीटाणु हैं तो वो भी हमारे कांटेक्ट में, हमारे नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू या आँख के थ्रू या जो भी है वो आए नहीं। इसीलिए कहा गया है कि मास्क एटलीस्ट पहने और जो हमारा सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करें, सो दैट कि हवा में भी कुछ कीटाणु है, मान लिया वहाँ जहाँ पे मरीज हैं अब उस हवा में अगर कोई मरीज अगर छींक रहा है, खांसी कर रहा है, तो उस हवा में जो कीटाणु उसके मुंह से नाक से निकल गया, उससे फैलने की चांस है। और मेन जो है, जो मैंने बताया कि डायरेक्ट पर्सन से पर्सन में, एक आदमी से दूसरे आदमी में जो कांटेक्ट हो रहा है उससे होने का मेन कारण है। तो सर ने ये बताया कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे फैलता कैसे है। अब मैं सर से आगे बढ़ता हूँ कि अगर ये फैल गया, अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में गया, तो वो उस पर्सन को ये पता कैसे चलेगा, क्या ऐसे शरीर में चेंजेज आएंगे, क्या ऐसे शरीर में होगा जिससे उसको लगेगा कि मेरे को कोरोना डिजीज हो रहा है या हो गया है या उसका खतरा है। तो सर इस बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें एक बात पे बहुत हमें जोर देने की ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले हमें सोचना है कि अगर कोई कंफर्म केस है जिनको आप जानते हैं कि कोरोना उसको है, कोविड पॉजिटिव उसका टेस्ट है, तो उसके कांटेक्ट में आप आ गए, किसी भी कारण से गलती से आप चले गए, एक तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि आप अनजाने में पता चला कि वो जिस आदमी के साथ हमने रहा, खाया पिया या घूमा, या फैमिली मेम्बर हैं जिसको कोविड पॉजिटिव आ गई, और या आपने ट्रेवल किया कहीं, उससे आपको लगा कि उस आदमी को पता चला कि जो जिसके साथ आपने ट्रेवल किया उसको कोविड पॉजिटिव आ गया, या आप हॉस्पिटल में हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं या फील्ड में काम कर रहे हैं, या पुलिस की नौकरी है, या बहुत सारे हैं, सफाई हैं, पुलिस हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। अगर उनमें से किसी को हो जाता है, आपको बाद में पता चलता है कि है, तो इसके बाद में हो सकता है कि आपको ये बीमारी हो तो एक तो आपको पता चला कि हमने इस कंफर्म केसेज या सस्पेक्टेड है उसके हमने कांटेक्ट में आए थे, एक हो गई सबसे पहली बात। दूसरा है कि उसके बाद में कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। आपको सिम्टम्स होगा तो जैसे कि सिंपल, जैसे इन्फ्लुएंजा, सीजनल इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, उस तरह की फीचर्स इसमें होते हैं। लाइक सबसे जो कॉमन है वो आपको बुखार हो सकता है, सिंपल। आज के डेट में अगर बुखार हो रहा है, ये सबसे अधिक केसेज में देखा गया है कि बुखार जो है अप्रॉक्स 90% केसेज में, अलग अलग जगह पे अलग अलग परसेंटेज है, बट बुखार ही काफ़ी कॉमन है। दूसरा हो सकता है कि आपको सूखी खांसी हो। सूखी खांसी अगर हो रहा है तो आप इस समय सोच सकते हैं कि यहाँ कहीं कोविड तो नहीं है। तीसरा है कि हो सकता है आपको बुखार के साथ साथ खांसी हो, या खांसी नहीं हो, बुखार नहीं हो, आपको थकान हो, आप थका सा फील रहे हो, दिन में लग रहा हो कि एकदम हम कुछ काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है। या उसके बाद में ऐसा भी हो सकता है कि आपको भूख लगना धीरे धीरे कम हो गया, या अचानक भूख लगना कम हो गया, ये बात हो सकती है। और क्या हो सकता है, कुछ लोगों में देखा गया है कि ये सब होने के बाद में कुछ समय के बाद में सडन जो है सांस लेने की तकलीफ हो जाती है। तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया।
उसके बाद में कुछ लोगों में देखा गया है कि जो सूंघने की जो क्षमता होती है या जो टेस्ट जिसको स्वाद कहते हैं उसमें भी कमी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीधे उनको प्रॉब्लम होती है कि हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं किसी सब्जी का, खाने का, कोई हमें क्या टेस्ट का है, क्या सब्जी है वो पता नहीं चल रहा है, या जो सराउंडिंग है उसमें क्या कौन सी महक है वो पता नहीं चल रहा है। तो इसके लिए भी कुछ मरीज आते हैं, बट इसके परसेंटेज काफ़ी कम है। तो इस तरह की अगर तकलीफ हो रही है तब हमें सोचना चाहिए कि हमें डॉक्टर से मिलना है, कांटेक्ट करना है और उनसे बोलना है, जांच कराना है, नहीं कराना है उनका काम है। बट हमें आज के समय में हमें सावधान रहने की ज़रूरत है इस तरह की अगर तकलीफ होती है तो। चलिए, एक सवाल आ गया है जो मैं देख पा रहा हूँ। एक दर्शक है मुकेश कुमार पांडे, वो कह रहे हैं कि अगर 2 महीने, अगर अब पता नहीं इनके सवाल को मैं थोड़ा सा इतने अच्छे से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन जो इन्होंने लिखा है कि कोविड उनको है और कोविड होने के बाद 2 महीने तक उनको बुखार नहीं आता है, तो घबराने की जरूरत है क्या? कोविड है अगर बुखार नहीं आता है तो ये अच्छी बात है, इसमें घबराने की एकदम जरूरत नहीं है। घबराने की तो तब जरूरत होती जब उनको कोविड पॉजिटिव पाया गया, पहले तकलीफ थी और फिर भी डॉक्टर ने बोल दिया डिस्चार्ज आपकी है, डिस्चार्ज उन्होंने कर दिया और कुछ दिनों के बाद में फिर से बुखार हो जाता है, तब घबराने की जरूरत है। अगर बुखार नहीं है तो ठीक हो गया, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो अब आगे इससे बढ़ते हैं। अगर ये सिम्टम आ गया और तो इसमें क्या टेस्ट, एक बार रिपीट करें। मैंने सवाल पूछा, शायद कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है कि मेरा सवाल है कि अगर वो सिम्टम आ गए जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो सिम्टम आने के बाद पेशेंट को कैसे आगे प्रोसीड करना चाहिए और क्या प्रोटोकॉल्स हैं इसके, सिम्टम आने के बाद कैसे करना होता है? सबसे पहले अगर आपको कोई तकलीफ होती है आज के डेट में कि फीवर हो गया, थकान से महसूस हो रही है, भूख कम हो गई, सूखी खांसी हो गई या सम अदर मीन्स सांस की तकलीफ हो गई, ये सब अगर होता है, या सूंघने की क्षमता कम हो गई या टेस्ट की कमी हो गई, ये सब अगर कोई अगर तकलीफ होती है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर देखते हैं और देखने के बाद में वो डिसाइड करते हैं कि इस आदमी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या ये कोविड से रिलेटेड है या सम अदर बीमारी की पॉसिबिलिटी है। अगर उनको लगता है कि कोविड हो सकता है, उसी समय वो टेस्टिंग के लिए उनको एडवाइस करते हैं कि आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है। अगर उनको लगता है कि नहीं कोई दूसरी बीमारी की वजह से, क्योंकि ये तकलीफ कोई मीन्स स्पेसिफिक कोविड के लिए नहीं होती कि मीन्स ये जो तकलीफ है कोई कोविड स्पेसिफिक तकलीफ नहीं है, ये बहुत दूसरी बीमारी भी है जिसमें इस तरह की तकलीफ हो सकती है। लेकिन डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि इनको कोविड है, सस्पेक्टेड है या नहीं है। अगर सस्पेक्टेड हैं तो वो टेस्ट एडवाइस करेंगे और उसके बाद में वो टेस्ट जो है आज की डेट में जो हम करते हैं वो है RT-PCR के नाम से जाना जाता है, जो फ्रीक्वेंटली आज के डेट में हो रही है। RT-PCR में क्या किया जाता है, इसमें नेजोफ्रेंजियल जिसको नाक के थ्रू या मुंह के थ्रू ओरोफ्रेंजियल या नेजल स्वाब जो ली जाती है, इसमें जस्ट लाइक एक बड जो कान में हम सफाई करते हैं उस तरह की बड के थ्रू हम नाक के थ्रू लगाकर, मुंह के थ्रू लगाकर उसमें से स्वाब लेते हैं और उस स्वाब को हम जो VTM जिसको वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं उसमें रखकर लैब में भेज दी जाती है और लैब में जो है टेस्ट रिपोर्ट टेस्ट की जाती है। उसके बाद में टेस्ट का जो ड्यूरेशन है 1 घंटे से लेकर 6 घंटे, 1 दिन 2 दिन डिपेंड करता है कि किस एरिया से सैंपल लिया गया है और उस टेस्ट के बेसिस पे हम जानते हैं कि इस मरीज को, किसी भी मरीज को टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एक तो RT-PCR हो गई। दूसरा मेथड है एक सेरोलॉजी टेस्ट कहा जाता है, जो एंटीबॉडी टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि ये टेस्ट जनरली 2 सप्ताह के बाद ही पॉजिटिव होने की चांस होता है, इसीलिए इसके डायग्नोसिस में कोई इसका खास रोल नहीं है। लेकिन किसी मरीज को अगर कोविड हुआ है, नहीं हुआ है, जस्ट सपोज कि किसी मरीज को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि इसको कोविड पॉजिटिव हो गया लेकिन इसको कोई तकलीफ नहीं थी, तो हम अगर ये जानना चाहते हैं कि इस मरीज को कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था, तो उस तरह के पेशेंट में जनरली हम ये टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में इसका कोई रोल नहीं है, जैसे मैंने बोला कि जनरली 2 सप्ताह में या 2 सप्ताह के बाद ही इसका कोई टेस्ट पॉजिटिव होने का ज़्यादा चांस होता है। तो मेन जो अभी हमारा डायग्नोसिस है वो है RT-PCR, जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ इस मरीज को कोविड-19 पॉजिटिव है
या नहीं है। दूसरी बात है, कुछ जांच ऐसी हैं, टेस्ट ऐसी हैं जो जिसका जस्ट सपोर्टिव रोल है, जैसे सीबीसी सिंपल अदर ब्लड टेस्ट है। थर्ड में कुछ हैं जो इमेजिंग है, लाइक सीटी स्कैन हो गए, एक्सरे हो गए, उसके बेसिस पे हम जस्ट कह नहीं सकते, बट हम सपोर्टिव बता सकते हैं कि हाँ अगर कोविड नहीं भी है, क्योंकि कुछ केसेज में क्या है कि कोविड की टेस्ट निगेटिव आ सकती है, लेकिन मरीज को सिम्टम्स है, तकलीफ है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि कुछ ब्लड के टेस्ट देखते हैं कि उसमें कोई सपोर्टिव हमें एविडेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उस केस में हम अगर मरीज को तकलीफ, सांस लेने की तकलीफ है, तो उसमें हम एक्सरे भी करा सकते हैं, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। सीटी स्कैन, एक्सरे में, ब्लड में कुछ ऐसी टेस्ट हैं जिससे हमें पता चलता है कि नहीं इस मरीज को हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा हम प्रिकॉशन लेने के लिए बोलते हैं, फिर से रिपीट करने के लिए बोलते हैं RT-PCR, सो दैट कि अर्ली स्टेज में या सम केसेज में जिसमें सम फॉल्स से निगेटिव टेस्ट होने की चांस होता है, उसमें हम फिर से रिपीट करके देखते हैं है कि नहीं है। यही आज के डेट में है टेस्ट जो हम डायग्नोसिस बनाते हैं। तो ये तो सर ने इसके डायग्नोसिस के बारे में बताया। अब एक सवाल जो बहुत ही कॉमन सवाल है, और कुछ सवाल आ रहे हैं, वो जैसे हमने भी एक शेड्यूल बनाया है कि कैसे सवाल कब पूछने हैं और इसको शुरू कहाँ से करके कैसे सवालों के साथ इसका अंत करना है। तो जो आपके सवाल आ रहे हैं मैं उसको देख रहा हूँ, और जब उस सवाल की जगह आएगी तो मैं वो सवाल जरूर आपका पूछूंगा। तो अब सर से मेरा ये सवाल है कि अगर किसी को कोरोना हो गया, तो सबसे तो पहले मैं सर से यह जानना चाहता हूँ कि कितने पॉपुलेशन में कितनों लोगों को कांटेक्ट के बाद कोरोना होने के चांसेस हैं, और अगर कोरोना हो रहे हैं तो कितने पेशेंट में क्या किस तरीके से पेशेंट रेस्पॉन्ड करता है, ये सर से बताएंगे, पूछेंगे। ये है कि इसमें इसके जो कोविड-19 है, इसमें ट्रांसमिशन के काफ़ी अधिक चांस होते हैं। अगर आपकी ट्रेवल की हिस्ट्री है, या आप किसी मरीज के कांटेक्ट में आए हैं, या आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं, या फील्ड में कोई पुलिस की रिलेटेड जॉब है, या सफाई कर्मी है, या सम अदर बहुत सारे वर्क हैं जो आज के डेट में कोविड से रिलेटेड या सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि अगर आप उनके क्लोज कांटेक्ट में आए हैं तो होने की चांसेस हैं आपको, क्योंकि इसमें अगर आपने डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किया या आपने अदर प्रिकॉशन है वो नहीं लिया तो आपको हो सकता है। लेकिन होने के बाद में ऐसा नहीं है कि आपको सारी प्रॉब्लम हो ही जाए या आपको सिम्टम्स आ ही जाए, या आप अगर क्लोज कांटेक्ट में आए हैं तो आपको कोविड हो ही जाए, ऐसा नहीं है। आपको अगर हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो वायरल डिजीज हैं, जो कोविड-19 है, इसमें लगभग 80 से 81% जो केसेज हैं वो माइल्ड से लेकर और मॉडरेट तक ही होता है। इट मीन्स कि मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम जनरली मरीज को नहीं होता है। अगर होता है तो थोड़ी हल्की फुल्की जिसको कहते हैं, माइल्ड कहते हैं, उस तरह का होता है। लाइक आपको फीवर थोड़ा हो सकता है, थोड़ा खांसी हो सकती है, थकान हो सकती है। आप समझ लीजिए कि 80 से 81% मरीज ऐसे होते हैं, लेकिन लोगों के बीच में इतनी खौफ है कि ये जिनको हुआ वो गया, ऐसा नहीं है। आप याद रखेंगे कि 80-81% ऐसे लोग हैं। उसके बाद में जो 15% मरीज हैं उन्हीं को कुछ तकलीफ, मेजर तकलीफ होती है, सांस लेने की तकलीफ जिसको कह ले, उनको हो सकती है, चेस्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। वो भी मीन्स सीवियर में माने जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी डॉक्टर के देख रेख में सही हो जा रहे हैं। सिर्फ 5% ऐसे मरीज हैं जो क्रिटिकल जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सिर्फ 5% है जो वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, या ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, या सम मीन्स ऑर्गन डिस्फंक्शन जिसको कह ले, या मीन्स रेस्पिरेटरी फेलियर कह ले, या शॉक जिसको बोलते हैं, वो होता है। उसमें हार्डली 2 से 3% जो हैं लोग का डेथ होता है, जो कि बहुत ही मीन्स कम माना जा सकता है, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी बीमारी है, दूसरी बीमारी है जिसमें 2 से 3% डेथ होता है। और वो भी डेथ ऐसे नहीं, कोई मीन्स बहुत उसके अलग कारण भी हैं कि किस में डेथ हो रहे हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस तरह की डेथ हो रहे हैं उसमें सम अदर प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे नहीं कि यंग है किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें डेथ हो जा रही है, ऐसा नहीं है। सम उनके साथ कोई अलग कारण है जिसकी वजह से डेथ हो रही है। तो और थोड़ा सा क्लियर करूं, सर का ये कहना है कि क्योंकि ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं भी जब कुछ दिनों पहले जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो लाइव आता था, तो ये सवाल बड़े कॉमन थे कि कितने लोग इससे 100 लोगों को अगर कोरोना होता है तो उसके क्या परसेंटेज है। तो
तो जैसे सर ने बताया 81%, 80% लोगों को एकदम माइल्ड सिम्टम आता है और उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। 15-20% लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें 15% लोग तो कोई मॉडरेट सिम्टम्स पे ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन 7-8% लोगों को वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है, और जैसा सर ने बताया उसी में से 2-3% लोगों को डेथ होता है। अब जैसा सर ने कहा कि अगले सवाल में करेंगे, तो अगला सवाल भी मेरा यही है कि वो जो 2-3% लोग हैं जिनका डेथ कोरोना से होता है, वो किस टाइप के लोग होते हैं, ये सर से मैं जानना चाहता हूँ। ये इसमें बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जो बीमारी है जनरली जो मिडिल एज है, जो 40 से 50 साल के लोग हैं, 30 से 50 का जो है उसमें अधिक हो रहा है, या प्लस जो एल्डरली है, जो ओल्डर एज के लोग हैं उसमें अधिक प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन जो मिडिल एज के जो आदमी हैं उसकी बीमारी वो जनरली रिकवर कर जाते हैं। जो बीमारी जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, जिनको क्रिटिकल जिसको हम लोग कहते हैं, जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, वो जनरली वो लोग हैं जो ओल्डर हैं, जो अधिक बुजुर्ग हैं, और जिनमें दूसरी बीमारी है, जैसे सिंपल एक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ की बीमारी, कोई कैंसर है, किडनी की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, HIV जिसको कहते हैं HIV की बीमारी है, या कोई फेफड़े की बीमारी है, क्रोनिक इलनेस है, या कोई हार्ट की बीमारी है, हार्ट फेल हो गए की बीमारी है जिसको हार्ट फेलियर बोलते हैं, या कोई ऐसी कोई दूसरी जो क्रोनिक लीवर डिजीज है, या मीन्स अदर कोई ऐसी बीमारी जिसके लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जो इम्यूनोसप्रेशन जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसको कमज़ोर करता है, उस तरह की कोई मरीज दवा ले रहे हैं, जैसे वाइसरोन आप जानते होंगे, या बेटनेसोल हुआ, डेक्सोना हुआ, कोई कैंसर की दवा हुआ, बहुत सारे जो इम्यूनोसप्रेसेंट है, दूसरी मेडिसिन भी है, तो उस तरह के मरीज जो हैं रिस्क में हैं अधिक। इसीलिए कहा जाता है कि जो मरीज इस तरह की हैं वो रेगुलर दवा ले, ताकि इनकी जो मोर्टिलिटी है वो कम रहे, या जो बीमारी की सीवियरिटी है वो कम हो। तो ये रिस्क फैक्टर है। ऐसा नहीं कि कोई 20 साल या 30 साल का आदमी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, उसको डेथ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस तरह की मेंटेलिटी को हमें चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो रिस्क फैक्टर हाई हैं, एज अधिक, सबसे पहला एज अधिक है, उनके साथ बहुत सारी बीमारी है। बीमारी ही सिर्फ है, उसका कोई ये नहीं है। अगर बीमारी कंट्रोल है तो उसमें डेथ नहीं है। अगर किसी को डायबिटीज़ है, एज मान लिया 70-80 ईयर्स है, और डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, दवा कोई भूल गए, छोड़ दिया, खा नहीं रहे हैं, ब्लड प्रेशर है, दवा छोड़ दिए, या अनकंट्रोल है, इस लोगों में देखा गया है कि मौत अधिक हो रही है। हाँ, तो जैसा सर ने कहा कि इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें कि जो वो 2-3% जो मौत हो रही है, मेरे पास 1-2 पर्सनल भी सवाल आते हैं, पहले भी आए हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे फादर को ये प्रॉब्लम है, फादर डायबिटिक हैं और बहुत घबराए हुए हैं, क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ तो मेरे को होने के चांसेस है या हो जाएंगे तो मेरी मतलब जान को खतरा है। तो जैसा सर ने बताया कि अगर चीज़ें कंट्रोल्ड में हैं, आप मेडिसिन ले रहे हैं, सही समय पे आपने सारी दवाइयाँ ली हैं और समय से चेकअप पे, रेगुलर चेकअप पे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये तो कोरोना डिजीज़ के शुरू से लास्ट तक की बात हुई। अब हम लोग आते हैं, जैसा एक सवाल भी है, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर अशोक पाठक, वेटनरी डॉक्टर है मोतिहारी में, उन्होंने एक सवाल किया है कि अभी तक देश कोरोना से कैसे डील कर रहा है। तो ये सवाल थोड़ा एज ए डॉक्टर सर को देना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हो गई। सर मेडिसिन से रिलेटेड बात बताएंगे कि अभी तक देश कोरोना से कैसे लड़ रहा है, और ये कब पीक कर रहा है, कब ये पीक करेगा, और ये प्रॉब्लम कब जाके सॉल्व होने की संभावना है। इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि हमारी सरकार क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार बहुत ही अच्छा अभी काम कर रही है, क्योंकि अगर आप कंपेयर करेंगे जो बहुत रिच कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री है, आप देख रहे हैं USA, जो फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, चाइना है, UK है, जितनी भी रिच कंट्री हैं वर्ल्ड के, आप देखेंगे कि उनसे काफ़ी हम बेहतर स्थिति में हैं। इसका एक ही रीज़न है, एक ही कारण है कि हमारी सरकार जो है काफ़ी अच्छा काम कर रही है, सही समय पे सही डिसीजन ले रही हैं। अगर मैं एक बात आप सभी लोगों से कहूँ तो एक ही कहूँगा कि जो सरकार की गाइडेंस है, इंस्ट्रक्शन है, उस पर फोकस करें। उनको अगर आप माने, हर बात को, हर इंस्ट्रक्शन को अगर हम माने, तो मुझे लगता है कि वो हमारे लिए काफ़ी सहायक होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें जरूर
होना चाहिए कि हमें सरकार हमारे लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है, बहुत ही अच्छा आप कह लें, तभी तो हम इस समय इतने अच्छी हालत में हैं दूसरे अगर कंपेयर करें दूसरे कंट्री से। तो दूसरी बात है मेडिकल से, जहाँ तक इस बीमारी से अगर रिलेटेड है, वो क्या है कि सरकार अपने हर समय रिव्यू कर रही है कंटिन्यूस। सभी लोग देश के जो भी एक्सपर्ट जहाँ जहाँ हैं, सभी एक्सपर्ट अपने फील्ड में सभी अपने लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि कब क्या होने वाली है, उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है रिव्यू कर रही हैं और पब्लिक तक, लोगों तक पहुंचा रही हैं इस मैसेज को। ऐसे अगर आप पूछेंगे जो डॉक्टर की कब तक रहेगा, क्या होगा, कैसे होगा, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि अभी काफ़ी कंट्रोल वे में सब चीज़ चल रही है, लेकिन फिर भी ये डिजीज जो बीमारी है ये बढ़ ही रही है और बढ़ने की संभावना अभी दिख रही है, क्योंकि जहाँ भी ये हॉट स्पॉट जिसको कह लें या जहाँ जो हैं वो प्रोग्रेस में ही है, नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। एक समय ज़रूर आएगा हमारे यहाँ जब ये स्टेटिक होगा, उस समय हम कह सकते हैं कि हाँ अब हमारा जो है डायरेक्शन इस बीमारी का इंडिया में क्या होगा, लेकिन जब तक बीमारी बढ़ रही है तब तक कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि स्टेटिक अभी हमारे पास आवाज़ थोड़ा सा ज़्यादा स्टेटिक हुआ नहीं है। क्या? एक बार जब स्थिर हो जाएगी लेवल बीमारी का, तब हम कह सकते हैं कि हाँ इसके बाद में क्या होने वाला है। लेकिन अभी हमारे इंडिया में बीमारी जो है प्रोग्रेस कर रहा है, नंबर डेली बढ़ रहे हैं और एक बार ऐसा समय आएगा जब हमारे यहाँ एक स्थिरता आएगी हमारे कंट्री में, और उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे उसको सभी को कम होते जाएगा और फिर अकॉर्डिंगली हम सोचेंगे कि अब क्या करना है, प्लान करेंगे। तो अब हम आते हैं एक ऐसा सवाल, जो सवाल बड़ा ही कॉमन है, क्योंकि कॉमन जो आदमी है उसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा साइंस समझ नहीं आता, पर उसको ये समझ में आता है कि मुझे कैसे रहना है। तो अगला सवाल मेरे से सर से ऐसा रहेगा कि आम आदमी अपनी लाइफ स्टाइल को, मैं अभी क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे इम्यूनिटी डेवलप करना है, इसके बारे में अभी नहीं पूछूंगा। अभी मैं सर से सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि एज ए कॉमन मैन आदमी अपने लाइफ को किस तरीके से फिजिकली हैंडल करे कि ये इन्फेक्शन थोड़ा सा आपस में फैले नहीं, उसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए बहुत सिंपल टिप्स है जो डेली आप न्यूज़ में या गवर्नमेंट की तरफ से आप देखते होंगे, सुनते होंगे, रेडियो में या टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर में। एक सबसे पहला जो है सोशल डिस्टेंसिंग है। जैसे गवर्नमेंट जैसे जैसे बोल रही है उसको आप फॉलो करेंगे, ऑनेस्टली फॉलो करने का है ये सोशल डिस्टेंसिंग। 2 मीटर की डिस्टेंस आपको मेंटेन रखना है। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं भी पब्लिक प्लेसेज में अगर आप जाते हैं तो मास्क जरूर यूज करें। आप पब्लिक प्लेसेज में अगर जा रहे हैं, मास्क अगर आपके पास नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास जो भी कपड़े हैं, जैसे सिंपल रुमाल है, हैंकी है, उसको अपने चेहरे पे जरूर रख ले, ढक ले। कोई भी कपड़ा है उसको ढक सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कम से कम जो आपकी जो बीमारी है, लाइक कोई भी डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, जो भी कोई क्रोनिक इलनेस है, उसकी दवा आप जरूर टाइम से खाएं। अगर आप डॉक्टर से बहुत दिन हो गया है मिले हुए तो आप उनसे ज़रूर मिले, टेलीफोन कर सकते हैं। आप आजकल बहुत सारे हॉस्पिटल टेली कंसल्टेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ चल रहे हैं। तो जितने भी बीमारी है, कहने का मतलब आप कंट्रोल रखें। उसके बाद में है कि आप पैनिक मत होइए। पैनिक होने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी, और स्ट्रेस को जितना कम हो सकता है उसको कम से कम रखना है। और हैंड हाइजीन के बारे में बहुत चीज़ कहा जाता है आजकल। हैंड हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि हैंड हाइजीन जिसको गुड हाइजीन कह लें, कि हैंड हाइजीन अगर आप अच्छा रख रहे हैं, मीन्स हैंड हाइजीन सिंपल चीज़ है। क्या है हैंड हाइजीन? आपसे कोई पूछता है क्या है, कैसे करना है, तो जस्ट सपोज कि आप कहीं भी जा रहे हैं, लाइक घर में जा रहे हैं या सिंपल पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, आप जैसे बस में हैं, बस का हैंडल टच कर रहे हैं, सीट को टच कर रहे हैं, कोई गाड़ी में जा रहे हैं या लिफ्ट में है टच कर रहे हैं, कहीं भी कोई टेबल टच कर रहे हैं, हॉस्पिटल में आपके कोई मरीज हैं जो भर्ती हैं, वहाँ जा रहे हैं, कोई सामान टच कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। मैक्सिमम कोशिश करना है कि कहीं हम टच नहीं करें, क्योंकि आदमी में ये देखा गया है कि 1 घंटे में लगभग 20 से 25 बार जो है उनको हाथ जो है अपने फेस पे, गर्दन पे और सर पे रखने का वो रखते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि वो रख रहे हैं फेस पे, अपने चेहरा पर, गर्दन पे और जो हेड है उस पर रखते हैं, उनको पता नहीं चलता। ऐसा 20 से 25 बार 1 घंटे में होता है। तो आप सोच लीजिए कि हम नहीं जानते हैं कि हम अपना हाथ जो है फेस पे रख रहे हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा
सामान टच किया है जहाँ पे कोरोना के चांसेज हैं या उसको आप अपने फेस पे टच कर रहे हैं तो इससे आपको होने की चांस होता है। तो ये जो है हैंड हाइजीन, आप कोई भी सामान अगर टच कर रहे हैं तो उसके बाद में आपको करना क्या है कि सिंपल हैंड जो सैनिटाइज़र है वो अपने पॉकेट में रख सकते हैं। जब आपको लगा कि हमने कुछ टच किया तो उसको आप इमीडिएटली हैंड सैनिटाइज़र से आपको क्लीन कर लेना है। वो क्लीनिंग की टाइमिंग जो है मिनिमम 20 सेकेंड्स होना चाहिए, 20 सेकेंड होना चाहिए। 20 सेकेंड से लेकर 60 सेकेंड तक आप उसको कर सकते हैं। या कहीं पानी है, सिंपल अगर कुछ ग्लॉस, कुछ मटेरियल, कुछ लग गई है हाथ में तो उसको अगर कोशिश कीजिए कि पहले पानी से उसको साफ़ कर लीजिए। साबुन है, सिंपल साबुन भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो सिंपल साबुन रखिए, पानी कहीं मिल जाए क्लीन कर लीजिए। या स्पीड बहुत कॉमन है, स्पीड भी आप रख सकते हैं। जो हैंड सैनिटाइज़र अगर 60 से 70% है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ये हैंड हाइजीन की बात है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। हैंड हाइजीन, गुड हाइजीन जिसको बोलते हैं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद में क्या है कि गुड स्लीप जो है आपको अच्छे से सोने का है। और नेक्स्ट जो है आपको डरने का नहीं है, सोने का है आराम से। खाने पीने की जहाँ तक बात है तो बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं कि आप बैलेंस डाइट आपको जो है जानते हैं लोग कि दाल होनी चाहिए, चावल होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, फल होनी चाहिए। ये सब जो नॉर्मल चीज़ हैं जो हमेशा करना चाहिए। कोई नई ये चीज़ नहीं है कि आज के डेट में ही आपको बैलेंस डाइट लेना है। उसके बाद में देखिए कि आपको कुछ और चीज़ कर सकते हैं, लाइक कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं, सिंपल चीज़ है कि अल्कोहल को आप जितना कोशिश हो अवॉइड कीजिए, आप छोड़ दीजिए, रोक दीजिए, आप अल्कोहल लेना बंद कर दीजिए। क्योंकि ये भी देखा गया है कि अल्कोहल लेने वाले हैं अगर नहीं छोड़ रहे हैं तो उसमें भी डेथ होने की चांसेज है। उसके बाद में सिंपल चीज़ है स्मोकिंग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू बहुत लोग स्मोक करते हैं, तो उसको कोशिश कीजिए छोड़ने का। क्योंकि ये सब सारी चीज़ ऐसी हैबिट है कि इसको अगर आप छोड़ेंगे तो मुझे लगता है आप करेंगे, कुछ छोड़ने की चीज़ है, कुछ अपनाने की चीज़ है। अगर जो मैंने बताई अगर इसको आप करते हैं तो आई थिंक कि कोविड होने की कम से कम चांसेज होंगे। मैडम का हाथ दर्द हो गया है लगता है मोबाइल पकड़े पकड़े। अब देखिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट है। अभी हम चाहें तो एक फ्रेम में आ सकते हैं, ठीक है, तो बार बार इधर इस फ्रेम से उस फ्रेम न जाना पड़ेगा, उस फ्रेम से इस फ्रेम नहीं जाना पड़ेगा। आप लोग देख रहे होंगे कि एक बार कैमरा मेरे पास आ रहा है, एक बार कैमरा डॉक्टर साहब के पास जा रहा है। अगर हम चाहें तो एक फ्रेम में आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं और डॉक्टर साहब एक फ्रेम में आएंगे फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं होगी। तो आप समझिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कितना इम्पोर्टेंट है कि मैडम का कैमरा पकड़े पकड़े हाथ दर्द हो गया है। तो आप समझिए कि फिजिकल डिस्टेंसिंग कितना महत्वपूर्ण है। अगला सवाल मेरा डॉक्टर साहब से है कि अभी एक सवाल आया भी है, एक रविंदर रेखारी है हमारे रूट केयर फाउंडेशन के बहुत ही सक्रिय और बहुत बढ़िया सदस्य हैं। उनका एक सवाल है कि क्या जो ये बीमारी है, क्या जो हम लोग ऑर्डर करते हैं खाना स्विगी, जोमेटो, इससे हो सकता है? और दूसरा सवाल है कि क्या जो फूड हम कुक करते हैं क्या उस फूड से भी क्या ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है? देखिए, पहला सवाल है कि जो स्विगी या जो भी जोमेटो हैं उससे अगर आपने कुछ ऑर्डर किया, वो आया, उससे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसके लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है, जानना ज़रूरी है मैकेनिज्म की कैसे होता है। जैसे सपोज कि जो स्विगी के जो डिलीवरी बॉय हैं या जो जोमेटो के जो भी हैं, उसको अगर कोविड है और वो उसके हाथ में जो आपको डिलीवर कर रहा है सामान आपके घर पहुंचा रहा है, उस हाथ में उसके कोई ड्रॉपलेट्स हैं, उस पर कुछ उसने खांसी किया या स्नीजिंग किया, उससे वो ड्रॉपलेट जो है उस जो फूड की जो बॉक्स है उस पर चला गया और वो आपके घर पे आपने रिसीव किया और रिसीव करने के बाद में वो आपके हाथ में टच हो गया, आपने हैंड हाइजीन नहीं किया, तो होने की चांस डेफिनेटली होगी अगर उस बॉय को है तो, अगर आपने सारे चीज़ें है तो। अगर जस्ट सपोज कि उस बॉय को नहीं है, अगर वो डिलीवर करे तो डेफिनेटली आपको नहीं बीमारी होगी। लेकिन इसमें ये है कि आप कैसे जानेंगे कि उसको है कि नहीं है। तो आज के डेट में जितने भी इस तरह के डिलीवरी जो सिस्टम है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी हैं,
तो वो क्या कर रहे हैं कि जो डिलीवरी बॉय उनके पास हैं वो क्या कर रहे हैं कि थर्मल स्कैन है उनसे उनको स्कैन कर रहे हैं सुबह शाम। जब भी वो डिलीवर के निकलता है उसके 15 मिनट उसको स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद में वो निगेटिव अगर थर्मल स्कैन में आता है तभी उस बॉय को उसको डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। लेकिन ये आजकल हो रहे हैं, लेकिन कितनी जगह हो रहे हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ मेट्रोज में तो ज़रूर हो रहे हैं। तो आपको यही कोशिश करना है, मैं सिंपल आपको बताऊंगा कि कम से कम आप डिपेंडेंट होइए बाहर के खाना पर, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि वो जो डिलीवरी करने आया लड़का या जो बनाया उस सामान को, खाने के सामान को, उसको कोविड हो भी सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको बहुत, जैसे हमने पहले बताया कि 80% या 50% में तो कुछ सिम्टम्स भी नहीं होते अगर उस तरह के मरीज, लेकिन वो इन्फेक्टिव होते हैं, उनसे बीमारी हो सकती है। तो मैं कहूँगा कि जब तक आपको कोई अर्जेंसी नहीं हो बाहर के खाने का, एकदम आप नहीं खा सकते, घर का सामान नहीं बना सकते, उस कंडीशन में ही आप अभी यूज कीजिए, नहीं तो मैक्सिमम कोशिश कीजिए घर में खाना बनाने का और खाने का। एक और सवाल है, अभी सवाल ही ले रहे हैं ताकि दर्शकों का इंटरेस्ट बना रहे और अपने आप को दर्शक नेग्लेक्टेड महसूस न करें। तो सवाल है कल्याण तिवारी जी का कि क्या ये वायरस हवा में होता है क्या? हाँ, मैंने बताया शुरू में कि हवा के बारे में कि ट्रांसमिशन वन ऑफ द पॉसिबिलिटी है कि कुछ हैं, लेकिन इसमें कोई डिफिनेटिव मतलब ये नहीं है। बट बहुत सारे रिसर्च हैं जिन्होंने दावा किया है कि हवा में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ऐसे जगह पे हैं जहाँ कोई मरीज नहीं है, ऐसे हॉस्पिटल में नहीं है। जस्ट सपोज हवा में कहाँ होगा? हवा में वहाँ होगा जहाँ पे कोई पेशेंट, जस्ट सपोज कीजिए कि वेंटिलेटर पे जाने वाला है और उसको अगर हम इंट्यूबेट, जिसको कहा जाता है कि सांस की पाइप में जो पाइप डालकर वेंटिलेटर पे चढ़ाया जाता है, वो प्रोसीजर हो रहा है। तो उस समय क्या होता है, एरोसोल जो जिसको बोलते हैं जनरेट होता है, उसमें कुछ दूरी तक मरीज के जो अगल बगल में है वहाँ पर हवा में होने की चांस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एरोसोल से भी हो सकता है। ये नहीं कि आप घूम रहे हैं पार्क में जहाँ पे कोई नहीं है, या आप उस जगह पे हैं जहाँ मरीज ही नहीं है, या उस जगह पे मरीज है भी लेकिन उसको उस तरह का एरोसोल जनरेशन वाला कोई प्रोसीजर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर नहीं होगा। इसलिए इसको दिमाग से निकाल देना है कि हर जगह हवा में कोविड का वायरस घूम रहा है, ऐसा नहीं है। सिंपल है कि जहाँ पे जो कुछ लिमिटेड प्रोसीजर हैं, जो हॉस्पिटल में है, जो वेंटिलेटर पे हैं, या जो सम ऑक्सीजन पे, जो खासकर जो NIV जिसको हम बोलते हैं, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर, उस तरह के जो चल रहे हैं मरीज को उस सराउंडिंग में, और वो भी हर जगह वो नहीं जाएगा, उसके भी लिमिट है कि वो कितने दूर तक जाएगा, कितने देर तक रहेगा। जनरली अगर वहाँ पर अगर हमने जस्ट सपोज कि इंटूबेट हम किसी मरीज को करते हैं तो हवा में आ गया, उसके अगल बगल में आ गया, अगर 2-3 फीट तक आ गया, अगर 6 फीट तक आ गया, जस्ट सपोज मैं बता रहा हूँ, तो वो 3 घंटे से अधिक जनरली नहीं होता है। इसीलिए वो मरीज जहाँ है, जहाँ पर इस तरह की प्रोसीजर होता है, वहाँ पर हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब क्योंकि मैं किसी और मोबाइल से हूँ और मेन कोई और मोबाइल है, तो हो सकता है सारे सवाल मेरे मोबाइल पे आ नहीं रहे होंगे, तो कोई नहीं, मैं उस मोबाइल से भी देख लूँगा। एक और सवाल है कि क्या हम खाएं जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे? जैसा सर ने बताया है कि अगर आपकी इम्यूनिटी बढ़िया होगी तो आपको इसका खतरा कम होगा, और ये नुकसान भी, अगर हो जाने के बाद भी इसका नुकसान कम होगा। तो एक तो इस पे सही में प्रकाश डालें कि क्या इम्यूनिटी फैक्टर है इसमें, और अगर है तो वो इम्यूनिटी काम कैसे करता है और इस इम्यूनिटी को कैसे हम बढ़ाएं? देखिए, जो ये क्वेश्चन है ये सिर्फ इस बीमारी के लिए नहीं है, ऐसे भी नॉन कोविड जो समय है या जो चलते आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इस तरह के होते हैं, पूछते हैं कि कोई ऐसा डाइट है, जो फूड है जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है, ये खाने पीने की अगर बात जहाँ तक है, उसमें ये है कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। बैलेंस डाइट मीन्स कि आपकी जो है प्रॉपर अमाउंट में जो कार्बोहाइड्रेट जानते हैं, प्रोटीन जानते हैं, फैट जानते हैं, या मिनरल्स जिसको कहते हैं, जिस फल से आता है, जिससे विटामिन हो गए हैं, ये सब हमारा एडुकेट होना चाहिए। जस्ट सपोज कि जैसे कि आप सिर्फ चावल खा रहे हैं तो उसमें क्या है कि प्रोटीन की मात्रा कम हो गया, उसमें क्या हुआ, विटामिन की मात्रा कम हो गया, उसमें क्या है कि मिनरल्स की मात्रा कम हो गया, उसमें फैट की मात्रा कम हो गया, तो उससे आपकी इम्यूनिटी पे इफेक्ट आएगा। अगर जस्ट सपोज कि कोई सोचता है कि हमें फल ही खाना चाहिए, फल ही खाना चाहिए, सिर्फ फल में बहुत इम्यूनिटी है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि फल में भी कुछ विटामिन हैं और मिनरल्स हैं, उसमें आपको फैट नहीं मिलेंगे,
उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट तो मिलेंगे, प्रोटीन कम मिलेंगे, फैट कम मिलेंगे, तो सिर्फ फल नहीं खाना है। उसी तरह कोई सोचता है कि नहीं प्रोटीन खाने से हमें इम्यूनिटी बढ़ेगा, यस बढ़ेगा, लेकिन सिर्फ प्रोटीन लेने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि प्रोटीन लेंगे तो वहाँ पर आपको कार्बोहाइड्रेट की जहाँ ज़रूरत है वो चीज़ नहीं हो पाएगा आपकी बॉडी में, मिनरल की जहाँ ज़रूरत है वो नहीं हो पाएगा, उसी तरह विटामिन की ज़रूरत है वो नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है आपको मिला जुला बैलेंस डाइट लेना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊँ कि बैलेंस डाइट क्या है, तो चावल, दाल, सब्जी और फल खाने की आदत लगाएंगे। ये मैं एक ग्रॉस आइडिया आपको मैं दे रहा हूँ कि कैसे आप हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 1 से 2, 4, 5 फल हो जाए, डिफरेंट तरह के फल हो जाए, दाल हो जाए, दाल नहीं हो तो दूध हो जाए, कोई अदर प्रोटीन वाली जो चीज़ है वो ले ले, जो सिंपल जो घर में अवेलेबल है, दाल दूध हमेशा मिल जाएगा। हरी सब्जी ले लीजिए। उसके बाद में आपके पास अगर जो सीजनल फल हैं वो ले लीजिए। उसके बाद में तेल वगैरह फैट के लिए आप लेते हैं वो आप ले लीजिए, जो सब्जी में बनती है, दाल में लगती है, सब्जी में लगती है। तो बैलेंस डाइट आप लेंगे, इम्यूनिटी आपकी बॉडी की ऐसे डेवलप होगी। ऐसा कोई स्पेशल कोई डाइट नहीं है, और आप सुनते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दम है कि ये खाने से ये हो जाएगा। अगर वैसा होता तो सभी लोग वैसे खाते और कोई लोग को कोई बीमारी होती ही नहीं है। इसीलिए मैं सिंपल कहूँगा कि आप बैलेंस डाइट लीजिए, दाल लीजिए, चावल लीजिए, रोटी लीजिए, सब्जी लीजिए, हरा सब्जी लीजिए, फल लीजिए, पानी पीजिए इससे, और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे। ये अगर रेगुलर एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गया, है ना, तो इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। योगा करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, खाना खाएं, पानी पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई स्पेशल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, जितनी देर में सर बोल रहे थे मैंने जाके क्वेश्चन देख लिए हैं। एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि अगर कोई कोविड पेशेंट है, अगर कोविड पेशेंट, आप बाजार जाते हैं, कोविड पेशेंट भी बाजार जाता है, अगर कोविड पेशेंट आपसे क्लोज होके निकले, साथ से निकल जाए, और अगर वो सर्दी और खांसी उस टाइम पे न करे, तो क्या चांसेस हैं दूसरे को इन्फेक्ट कर देने के? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आप मार्केट गए या कहीं भी गए पब्लिक प्लेस में, अगर आप किसी आदमी से गुजरे और बाद में पता चलता है कि वो आदमी को कोविड था, लेकिन उसने आपको छींका नहीं, आपने देखा नहीं कि उसने छींका या खांसी किया, तो फिर क्या है कि वो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहला ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप उस समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। और सोशल डिस्टेंसिंग अगर आपने मेंटेन किया, अगर आपके चेहरे पे मास्क लगी हुई थी, उसने छींका भी नहीं, उसने स्नीजिंग भी नहीं किया, अगर आपके साथ से वो गुजर गया, तो होने की चांस नहीं के बराबर है। इससे घबराए नहीं, पैनिक नहीं हुए, स्ट्रेस में नहीं आए। आप वेट करें और देखें कि आपको कोई सिम्टम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप जो नियर बाई जो हॉस्पिटल्स हैं, जो डॉक्टर्स, जो फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनसे आप कंटेक्ट करें। नहीं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि आप गए मार्केट में, किसी को कोविड पता चला, आप उसके डर से मर जाएंगे कि आप में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एकदम इस बात को आप भूल जाइए। इसीलिए कहा जाता है कि कोई गलती से भी अगर कोई पब्लिक प्लेस में अगर आ गया, तो आपके पास अगर मास्क है, अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया है, मास्क पहना हुआ है, तो अगर उसने अगर खांसी भी कर दिया, अगर स्नीजिंग भी कर दिया, आप आकर अगर ग्लव्स को, जो मास्क हैं उसको अच्छे से आपने मेंटेन किया, आपने हैंड हाइजीन को अच्छे से मेंटेन किया, तो होने की संभावना नहीं है। 2 सवाल और एक साथ लेते हैं। एक सवाल है डॉक्टर साहब कि अगर 80 साल की कोई लेडी है और अगर उनको सर्दी खांसी है, तो क्या चांसेस हैं उनके कोविड होने के पॉजिटिव? और दूसरा कि क्या हैंड और फिंगर्स में या पैरों में स्वेलिंग कोविड का कोई सिम्टम है? देखिए, पहला तो है कि जो 80 साल की हैं, अगर सर्दी खांसी हो गया तो उनको कोविड होने की क्या चांस है। इसमें क्या है कि आज की डेट में अगर दूसरे वजह से भी किसी को खांसी सर्दी हो रही है, तो लोगों को दिमाग में पहला आ रहा है कि हमें तो कोविड तो नहीं हो गया। तो हाँ, हमें ये देखना है कि कोविड होने की क्या चांस हो सकता है। जस्ट सपोज कि 80 ईयर्स या कोई भी यंग भी, सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि हमने तो कहीं गया नहीं। दूसरा है कि आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई कोविड पेशेंट के हमने कांटेक्ट में आया, ऐसा तो नहीं है कि आप हेल्थ केयर वर्कर हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसी जॉब आपकी है जो आप कोविड से रिलेटेड या पब्लिक प्लेसेस पे काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का नहीं है, या आपके घर में ऐसा तो नहीं है कि कोविड का कोई मरीज है, या आपके कोई सर्किल में नहीं है, तो ये चीज़ अगर नहीं है जो अभी हमने बताया,
अगर ये चीज़ नहीं है, अगर सर्दी खांसी है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर से मिलेंगे। डॉक्टर बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं कि वो असिस्ट करेंगे कि आपके जो सिम्टम्स है, आपके जो कंटैक्ट की हिस्ट्री है, हॉट जोन से है कि नहीं है, ट्रेवल की हिस्ट्री है कि नहीं है, कोई वर्कर तो नहीं है किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल या कोविड से रिलेटेड कोई वर्कर तो नहीं है, बस में काम कर रहे हैं, मेट्रो में तो नहीं चल रही है, लेकिन कोई अदर ऐसी एरिया जहाँ पे कोविड से रिलेटेड काम हो रही है उस कंटैक्ट में तो आप नहीं है, मीन सोशल जो काम है उससे नहीं है। अगर नहीं है तो बहुत ही कम चांस है कि आपको कोविड होगा। लेकिन कारण क्या है कि आज के डेट में कि कुछ ऐसे मरीज भी देखे जा रहे हैं जिनको खोजने पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कुछ भी नहीं उनको पता है कि हमने किसी कोविड पेशेंट के कांटेक्ट में गया या उस तरह के कोई काम कर रहे हैं या कोई ट्रेवल किया, लेकिन उनको मिल रहे हैं। तो उनका मेन जो कारण है कि वो कहीं ना कहीं उनको कहीं से ट्रांसमिशन हुआ, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो या हैंड हाइजीन हो या मास्क प्रॉपर वे में नहीं पहना हो, इस तरह की बात होगी तभी होने की चांस है, नहीं तो नहीं हो सकता। एक सवाल है, उत्तम पांडे जी हैं रूट केयर फाउंडेशन के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य। उनका सवाल है कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकें। और एक सवाल साथ के साथ एक और लेते हैं कि एक दर्शक का सवाल है कि क्या हम किसी स्टोर में जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए और ड्यूरिंग ट्रायल क्या चांसेस है कोविड के इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के। देखिए, पहला तो इम्यूनिटी से रिलेटेड मैं बोलूँगा। इम्यूनिटी के बारे में पहले भी मैंने बताया कि इम्यूनिटी ऐसा चीज़ है कि इस पर हर लोगों का भी फोकस है कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने का सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो आप बैलेंस डाइट लेंगे, जिसमें मैंने बताया कि आपकी जो बैलेंस डाइट है उसमें सब्जी, फल, दाल, चावल ये सब होनी चाहिए। दूसरा, आपकी रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत ज़रूरत है, जिसको एक्सरसाइज कर लें, वो एक्सरसाइज आप रेगुलर करेंगे। अगर योगा कर सकते हैं तो उसका बहुत बड़ा रोल है, योगा करें आप। और अच्छे से, जिसको गुड स्लीप कहते हैं, आपकी स्लीप अच्छे से होना चाहिए, आप आराम से सोइए। स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लेंगे तो उससे भी इम्यूनिटी कम होती है। कम सोएंगे उससे इम्यूनिटी कम होगी। खाना पीना अगर अच्छे से नहीं खाएंगे उससे इम्यूनिटी कम होगी। अगर आप पैनिक होएंगे उससे इम्यूनिटी कम होगी। अगर कोई बीमारी है, जस्ट सपोज कि आपकी अगर शुगर की बीमारी है, अगर आप रेगुलर मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उससे इम्यूनिटी कम होगी। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का जो तरीका है यही है, बैलेंस डाइट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी जो फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, उसके बाद में योगा आप रेगुलर करें तो इससे काफ़ी हेल्प होगा। जो बीमारी आपको है उस बीमारी की जो दवा चल रही है उस दवा को आप ज़रूर लें, और जो बीमारी है उसको ज़रूर कंट्रोल में रखें, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। कोई स्पेशल कोई इम्यूनिटी बढ़ाने की कोई दवा नहीं है। तो बैलेंस डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई, पानी पीजिए, अच्छे से सोइए और टेंशन मत लीजिए। दूसरा सवाल, एक सवाल है कि एयर कंडीशन घर में यूज़ करने का क्या इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। और दूसरा है कि इसकी रफ्तार को, बढ़ने की रफ्तार को कैसे रोका जा सकता है, ये सवाल है। पहला तो है, आपने बताया कि एसी के से क्या इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं बता दूं कि ये माना जा रहा है कि जो वायरस है, कोरोना वायरस है, सार्स कोरोना वायरस 2 जो है, ये जो है टेम्परेचर बढ़ने से, इसकी जो हम लोगों ने सोचा था कि टेम्परेचर बढ़ने से इसमें जो है ट्रांसमिशन की रेट कम होगी, वो अभी हमारे इंडिया में इतना टेम्परेचर होते भी नहीं देखा गया है। लेकिन सिविरिटी कम जरूर है, मोर्टिलिटी जो डेथ कह लें वो ज़रूर कम है दूसरे कंट्री से। और दूसरा है कि जो माना जा रहा है कि ये जो वायरस है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से अब जाने पे जनरली जीवित नहीं रहता है। तो ये टेम्परेचर का तो रोल है। दूसरा है कि एसी चलाएं या नहीं चलाएं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज के डेट में। तो एसी चलाने से क्या है कि एसी जब चलाते हैं तो रूम पैक होता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, एसी चलाकर एक खिड़की अगर आप खुला छोड़ दें तो वो क्या होगा कि वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा और आपका रूम भी खुल रहेगा। अगर आप एसी नहीं चलाएंगे, जस्ट सपोज कि 40 डिग्री से अधिक अभी टेम्परेचर है, तो ऐसे ही आपको थकान सा और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा मत सोचे कि बिना एसी का रहना है। जहाँ अगर आपके पास एसी की फैसिलिटी है तो ज़रूर आप कंफर्ट जोन बना कर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर कंफर्ट फील नहीं करेंगे, अगर 44, 45 या 40+ टेम्परेचर में रहेंगे तो आपको दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि एसी चलाएंगे। हाँ, एक चीज़ है कि जहाँ मरीज हैं वहाँ पर अगर लो टेम्परेचर कर दें तो उसका जो स्प्रेड होने का, उसका रेप्लिकेशन जिसको कहते हैं, नंबर ऑफ वायरस जो है वो बढ़ने का चांसेज है। लेकिन जहाँ पर मरीज नहीं, हम घर में हैं, घर में हम अगर कोई मरीज नहीं है तो हम क्यों कष्ट में रहें।
हम जानते हैं कि हमारे यहाँ कोई मरीज नहीं है, हम एसी नहीं चला रहे हैं, ये तो मुझे नहीं लगता कि सही बात है। ऐसे लोग सोच रहे हैं कि एसी नहीं चलाएंगे तो हम कह जाएंगे भाई आपके यहाँ तो कोई है ही नहीं मरीज, आपके यहाँ तो कोरोना वायरस है ही नहीं, तो आप एसी चलाए नहीं चलाए, कोरोना वहाँ है नहीं तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि एसी के बारे में सब जो गलत ये है सब छोड़ देंगे और कंफर्ट जोन बना के रहिए। एक सवाल का जवाब नहीं हुआ अभी कि स्टोर में किस हाँ। तरीके से क्या करें। हाँ, ये स्टोर जहाँ ये तक ये सर फीमेल्स का बहुत कॉमन सवाल होगा, हाँ। क्योंकि अब कई महीनों से शॉपिंग नहीं की है फीमेल्स ने। ये है कि नहीं अभी कुछ जगह पे खोल दिया गया है मार्केट को, लाइक कि सम जो एसेंशियल सामान है उसको खरीदने के लिए, जैसे आप कपड़े खरीद रहे हैं, स्टोर में जा रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जस्ट सपोज मैं सिंपल एग्जांपल फिर यहाँ कॉमन सेंस आप यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये कैसे कि जस्ट सपोज कि कोई आदमी वहाँ गया, एक कपड़ा उठाया वहाँ से और वो कोविड पॉजिटिव था, और उसने क्या किया, ट्रायल लिया लेकिन उसको खरीदा नहीं और उस कपड़े को वापस कर दिया फिर दुकानदार को। आप उसके बाद में जाते हैं और वो कोविड पॉजिटिव पेशेंट था, उसी कपड़े को आप जो है आप पहनते हैं, ट्रायल लेते हैं, तो आपको होने की चांसेस हो सकता है। अगर आप इमीडिएटली उसने छोड़ा, उसने ट्रायल लिया और उसके बाद में आप तुरंत आप चले गए तो उसमें आपको चांसेस हो सकता है। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आज हमारे देश में काफ़ी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। जो गाइडेंस है कि आपको तकलीफ है, कुछ है तो आपको नहीं निकलना है, तो उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चांसेज हैं कि हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत एक्सेप्शनल चांस है कि कोई कोविड पॉजिटिव गया हो, उसको ट्रायल लिया हो, उसके बाद में आप गए, उसको ट्रायल ले लिया, आपको हो गया। लेकिन मैक्सिमम चांस है कि ऐसा होने का नहीं हो सकता है। एक और सवाल है और ये अब लास्ट सवाल ही करेंगे, और भी इस सवाल के बाद कुछ बात मैं डॉक्टर साहब के लिए कहूँगा। तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने इतना समय दिया है तो आप लोग लास्ट टाइम तक रुकें और कुछ मेरे को डॉक्टर साहब के बारे में बताना है। तो सवाल एक लास्ट ले लेते हैं कि कोई अगर एक सवाल है कि कोई अगर पेशेंट है जो हार्ट पेशेंट है, तो हार्ट पेशेंट के कोविड-19 के इन्फेक्शन के क्या चांसेस है और उसका प्रोग्नोसिस कैसे होता है? देखिए सिंपल, अभी पहले भी मैंने बताया कि हार्ट अगर पेशेंट है मीन्स हार्ट की बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल मैं बता दूं कि किसी को हार्ट फेलियर है, अगर हार्ट फेलियर की अगर वो आदमी कोई मेडिसिन ले रहा है, अगर वो कंट्रोल है तो उसमें अगर किसी बीमारी होने की चांस जनरल पब्लिक जैसा होगा। लेकिन अगर जस्ट सपोज कि एक हेल्दी आदमी, एक हार्ट फेलियर का मरीज, दोनों एक किसी पॉजिटिव पेशेंट, कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आता है, तो अगर हार्ट फेलियर अगर कंट्रोल नहीं है तो डेफिनेटली जो है चांसेस जो है हार्ट फेलियर के मरीज को होने का ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी जो हेल्दी पर्सन है उससे कम होगा। तो हार्ट फेलियर के पेशेंट है, अगर कोविड से बचना है तो सिंपल उसको क्या करना है कि हार्ट फेलियर की जो मेडिसिन चल रही है उसको डॉक्टर से बात कर उसको मेडिसिन को लेते रहना है ताकि उसका हार्ट फेलियर कंट्रोल में हो। यही हमें करना है, जो हम कर सकते हैं, जो आपके लिए हैं या सभी के लिए हैं, जो आप कर सकते हो वो करना है। आप एज किसी का 80 साल है, वो हाई रिस्क में है, तो इसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, तो सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर किसी को कैंसर है या किसी को हार्ट फेलियर है, वो अधिक रिस्क में है, तो ये सोचने से आपका बीमारी ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप जो कर सकते हैं, जो बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, उसी को करना है। उसको भूल जाना है कि आपको बीमारी होने जा रहा है, अनटिल अदरवाइज आप किसी कॉन्टैक्ट या कोई रिस्क, अदर रिस्क नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं गए, जो पॉजिटिव आपका पेशेंट है, फैमिली में कोई कोविड नहीं है, सोशल, इसी तो हमारा गाइडलाइंस है। सरकार हमेशा बोल रही है कि जो एल्डरली हैं, जिनको कोई क्रोनिक बीमारी है, वो बाहर नहीं निकले, ताकि वो नहीं निकलेंगे तो उनको बीमारी नहीं होगी। आज जो यंग है, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो सारा बाहर आउटडोर की काम करें, बाहर की जो भी है खरीदना बिक रहे हो, जो भी करना है काम वो करें। बच्चे को और बूढ़े को इसीलिए मना किया गया है, या जो क्रोनिक जो जिनको बीमारी है, सो दैट कि उनको कोई भी इस तरह का कंटैक्ट कम हो, और कंटैक्ट कम होगा तो डेफिनेटली जो होगा ट्रांसमिट जो होगा बीमारी कम होगा और उससे बीमारी कम मिलेगा। तो चलिए आशा करते हैं कि हमारा ये प्रयास सफल रहा होगा, और डॉक्टर साहब को मैं अपने फाउंडेशन, रूट केयर फाउंडेशन, और मैं अपना नहीं कहूँगा, ये फाउंडेशन डॉक्टर साहब का भी है, उस फाउंडेशन पे के फेसबुक पे इतना समय देने के लिए मैं जानता हूँ कि सर का समय कितना कीमती है। और जो लोग एम्स में आते होंगे उनको पता होगा कि एम्स के कोई फैकल्टी एम्स में है तो उसका समय का क्या महत्व है। तो सर ने समय दिया
और सर को मैं एश्योर करता हूं कि लगभग 10,000 लोग इसको देखेंगे और हम लोगों की जिम्मेदारी है कि 10,000 लोगों तक ये बात सर की हम पहुंचाएं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक इसको पहुंचाया जाए। और सर का हम शुक्रगुजार हैं, अपने दर्शकों के शुक्रगुजार हैं। अभी भी जो मैं देख पा रहा हूँ करीब 45-46 लोग देख रहे हैं और 1 घंटे हो चुका है और कभी 70, 80, 90 तक लोगों ने इसको देखा है। और मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब 10,000 लोग आपकी इस बात को जरूर सुनेंगे और 10,000 लोगों तक आपकी बात जाएगी। तो अब सर क्या सोचते हैं ऐसे प्रयास के बारे में, और मैं सर से एक बार पूछना चाहूँगा। देखिए, इस फाउंडेशन से जुड़कर तो आज मुझे बहुत काफ़ी खुशी हो रही है कि आप लोग इस फाउंडेशन के लिए इतना बड़ी काम कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ से लोग हैं जो इससे टेंशन ले रहे हैं इस बीमारी से, या बहुत तरह की हेल्प हो रहे हैं, इस तरह की अगर हेल्प अगर आप कर रहे हैं कि किसी भी आदमी को जो हमारे सोसाइटी के हैं उनको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई तकलीफ हो रही है, उसको आप हेल्प कर रहे हैं। इस समय जो कोविड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है इसको अगर हम हेल्प कर रहे हैं तो इससे बड़ा हमें आनंद नहीं मिल सकता है कि आप और हम मिलकर अपने लोगों को, या जो हमारे कंट्री के और जो लोग हैं उनको अगर हमसे जितना मैक्सिमम जो अधिक से अधिक अगर हेल्प हो सकता है वो हमें करना चाहिए। आज की डेट में चाहे किसी तरह का हेल्प हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह का हेल्प होता है। जहाँ जिसको हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा और इससे हमारा नाम होगा, हमारे कंट्री का, देश का, सभी मतलब वर्ल्ड लेवल पे और विश्व लेवल पे हम कह सकते हैं कि नाम बढ़ेगा और हम लोग एक दिन अच्छा करेंगे। तो चलिए, खत्म करने से पहले एक सवाल आ गया है और सवाल अच्छा है इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि सवाल पूछा जाए। क्वेश्चन है सर कि ESRD का अगर कोई पेशेंट है तो कोविड का क्या इफेक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? ARD में भी उन्होंने ARDS होगा। ARDS देखिए, ARDS अगर आपने पूछा है तो ARDS क्या है कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं। अगर ARDS है तो ARDS के बहुत सारे कोज हैं। बहुत सारे कॉज में मीन्स कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, नॉन इन्फेक्शन भी हो सकता है, और ARDS का जो अभी कोविड भी कर सकता है। और जनरली जो वेंटिलेटर पर कोविड के मरीज जाते हैं वो ARDS उनको होता है, हो सकता है। और उसमें जाने के बाद में क्या है कि वो वेंटिलेटर के साथ में जो सपोर्टिव मैनेजमेंट है, जैसे कि सिंपल जो कोई भी बीमारी है उसकी 2 तरह का इलाज होता है। एक तो सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट हम देते हैं, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देते हैं। सपोर्टिंग में जस्ट सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि किसी के फीवर हो गया तो उसको सिंपल आप सुनते होंगे कि पैरासीटामोल हम देते हैं, तो ये सपोर्टिव इलाज हो गया। लेकिन फीवर क्यों हो रहा है? मलेरिया से भी हो सकता है, काला जड़ से भी हो सकता है, टाइफाइड से भी हो सकता है। तो वो जड़ से तभी जाएगा जब हम मलेरिया अगर है तो मलेरिया का ट्रीटमेंट दें, या काला जड़ है तो काला जड़ का ट्रीटमेंट दें। तो ये हो गया स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। उसी तरह ARDS है। ARDS है तो ARDS अगर किसी को हो गया तो हमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो वेंटिलेटर से जो है या सम अदर ट्रीटमेंट हो तो देना ही देना है। लेकिन साथ में अगर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अगर उस बीमारी का अवेलेबल है तो वो भी हमें देना है, तभी वो बीमारी जा सकती है। ARDS का ARDS जो है मैनिफेस्टेशन एक तरह से है, और वो तभी जाएगा जब आप दोनों ट्रीटमेंट देंगे, सपोर्टिव भी और स्पेसिफिक भी, अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सर, ये जो मिस्टर सचिन लोधी हैं वो पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ARDS है तो वो कैसे कोविड-19 के रिस्क पर हैं? क्या उनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं कोविड-19 इन्फेक्शन? दैट इज़ व्हाट आई एम एबल टू अंडरस्टैंड। देखिए, ऐसा है कि ARDS अगर है किसी मरीज को तो हमें ये देखना है कि ARDS ऐसा तो नहीं है कि कोविड की वजह से है। नहीं, ऑलरेडी अगर पेशेंट को है ऑलरेडी है तो डेफिनेटली अगर दूसरे कारण से ARDS है तो उनको कोविड के अगर कांटेक्ट में अगर वो जाते हैं, या कोई ऐसी पेशेंट हैं जिनके कंटेक्ट में जा रहे हैं, अदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होने का चांसेज है, तो उसमें डेफिनेटली हाई रिस्क होगा कंपेयर अगर आप करेंगे नॉर्मल आदमी से। तो इसीलिए जो भी क्रोनिक है, इसीलिए मैंने पहले बोला कि जितने भी आपकी क्रोनिक इलनेस है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या कोई भी कैंसर है, किडनी का बीमारी है, या कोई भी बीमारी है जिसके लिए आप लंबे समय से दवा लेते हैं, उससे आपको उस आदमी को होने की चांस अधिक है। इसीलिए कहा गया है कि उनको बच कर रहना है, बाहर कम से कम निकलना है, जितने भी इंस्ट्रक्शन है उसको स्ट्रिक्टली जो है नियमता उसको पूर्ण करना है, पालन करना है। मैं एक बात आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। डॉक्टर साहब की पत्नी डॉक्टर चारुस्मिता चौधरी जो एक रेडियोलॉजिस्ट है वो भी जुड़ गई हैं, तो उनको भी धन्यवाद करूंगा कि सर को थोड़ा सा इन्होंने फ्री किया कि सर हमारे साथ आ चुके हैं, सर आए हैं। तो मैडम का भी धन्यवाद करेंगे हम लोग कि सर को थोड़ा सा
फ्री किया कि सर यहाँ पे मौजूद हैं और अपनी वो थ्रू आउट द लाइव अपनी राय दे रही हैं, वैल्यूएबल ओपिनियन दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम का भी धन्यवाद करूँगा, डॉक्टर चारुस्मिता चौधरी। अब मेरी भी मैडम है, तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत देर से वीडियो चला रही हैं, तो कुछ इनको भी बोलने का मौका देना चाह रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे, इस क्या एक्सपीरियंस है आपका? देखिए, जैसा कि अभी अभी इस लाइव में डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छे से कोरोना डिजीज़ के बारे में प्रकाश डाला है। ये कैसे कोरोना इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है इसके बारे में बताया है, कैसे आप लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं इसके बारे में बताया। हैंड हाइजीन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल चीज़ है, उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया। सोशल डिस्टेंसिंग है, उसको हम कैसे फॉलो कर सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, मतलब जो जागरूकता है वो बचाव हो सकता है। तो इस मंत्र को हमें फॉलो करना है और हमें सावधानी बरतनी है ताकि ये चीज़ें ना हो। और बहुत अच्छा लगा इस सेशन में जुड़ने के लिए, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही अपना वैल्यूएबल समय दिया। आज सैटरडे है, हाफ डे है, सारे डॉक्टर्स जा चुके हैं, लेकिन सर और हम यहाँ पर बैठे हैं। और हम लोग तो चलो ठीक है, हमारा तो काम था, लेकिन सर ने रुके, तो इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार सर। नमस्कार आप लोगों को भी।